हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन से अलग करती है। प्राचीन भारत की संस्कृति की प्राचीनता के संबंध में चाहे जितनी भी झूठे अफवाहें या भ्रांतियाँ फैलाई गई हो, परंतु निर्विवाद रूप से सत्य है कि मानव सभ्यता के उच्च शिखर पर इसकी संस्कृति की लता पुष्पित और फलित हुई। इसमें जहाँ एक ओर भौतिक अभिव्यक्ति और आध्यात्मिक नवचेतना के दर्शन होते हैं, वही सामाजिक राजनीतिक चिंतन में स्थायित्व, परिपक्वता और कल्याणकारी मार्ग का दर्शन भी हमें दिखाई पड़ता है। साथ ही अनेक राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण भी दिखाई पड़ता है। प्राचीन भारत की राजनीतिक चिंतन को हम निम्न विशेषताओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। प्राचीन भारत के संपूर्ण दर्शन एवं चिंतन में आत्मा और परमात्मा जैसे अधिभौतिक विषयों में गहरी रुचि दिखाई पड़ता है। इसलिए हिंदू समाज शास्त्र के विचारकों ने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग नहीं किया। राजा और शासक का प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा जाता था। शत्रु के साथ भी धर्म युद्ध करने का निर्देश दिया जाता था। प्राचीन भारत राजनीति में नैतिकता का समावेश था। समाजशास्त्र को नीतिशास्त्र कहा गया। धर्म की रक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व था। प्राचीन भारत में जिन ग्रंथों को राजनीति का प्रमुख ग्रंथ माना जाता था, वे धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ग्रंथों में वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, उपनिषद आदि प्रमुख है। ऐसे साहित्यिक ग्रंथों को जो प्राचीन भारतीय संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इन्हें धार्मिक दृष्टि से माना जाता है। ये धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं का मार्गदर्शन करती है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक चिंतन की परंपरा भारत में अति प्राचीन है। चिंतक राजनीति संबंधी प्रश्नों का शुरू से ही विचार करते आ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी देने का प्रयास करते रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य क्या है, इसके उद्देश्य और कार्य क्या हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था निश्चित रूप से विद्यमान थी। प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और चिंतन उस समय के अन्य देशों से गौरवशाली रही है। वैदिक साहित्य और अन्य प्राचीन ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि शांति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय राज्य के मुख्य उद्देश्य माने जाते थे। तीसरा पॉइंट है राजा की सर्वोच्चता। प्राचीन भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत राजा को सर्वोपरि स्थान दिया गया, मतलब सबसे ऊपर। सभी साहित्यकार, लेखकों ने राजपद को दैवीय माना है। राजा में दैवीय गुणों के समावेश को स्वीकार किया है। कौटिल्य ने राजा और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं किया है। कालिदास ने भी कहा है कि विश्व के प्रशासन का जुआ स्वयं सृष्टिकर्ता ने राजा के कंधों पर रखा है। उसे रात दिन कार्य करना पड़ता है। यदि राज्य में कोई कमी रहती है तो उसके
लिए राजा स्वयं दोषी माना जाता है। राजा को सर्वोपरि स्थान देते हुए उसे निरंकुश नहीं होने दिया गया है। उस पर धर्म का प्रतिबंध था और वह मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य था। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है कानून की सर्वोच्चता। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कानून को सर्वोच्च माना गया है। उसके अनुसार राज्य में शासन कानून के अनुसार होना चाहिए, ना कि राजा या किसी अन्य के अनुसार होना चाहिए। राजा का प्रमुख कार्य है कि वह धर्म का पालन करे और साथ ही साथ लोगों को भी कराए। शुक्र नीति में लिखा है कि यदि राजा स्वेच्छाचारी होकर कार्य करने लगे तो इसका परिणाम अनर्थ होगा। अनर्थ होगा और प्रजा क्या करेगी? राजा के विरुद्ध हो जाएगी और राजा को अपने राजपद से हाथ धोना पड़ जाएगा। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है मानव स्वभाव। तो प्राचीन भारतीय विचारक मनुष्य को ऑगस्टीन होब्स की तरह स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, दुष्ट, दूसरों के अधिकारों का अपहरण करने वाला समझते थे और मनु के अनुसार निर्दोष एवं शुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलता है। कामांदक ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही वासनाओं से वशीभूत और दूसरों के धन तथा स्त्री की चाह रखने वाला प्राणी रहा है। तो इस प्रकार भारतीय विचारक यह मानते हैं कि मनुष्य में राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल होती है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए राज्य का जन्म होता है और वह अपने दंड की शक्ति से मनुष्य और राज्य में सुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखता है। ये पांचवा पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग को नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना होगा।